पार्टी, स्वागत है आप सबका यूनिवर्सल लर्निंग क्लास 10th में। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज सिंपल। क्या हुआ था लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि खाना जो है एब्जॉर्ब हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन जो है जहां जहां रिक्वायर्ड था वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एसिमिलेशन के प्रोसेस से वो सेल्स के अंदर चला गया था। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस है यानी खाने का जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां पहुंच जाना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, उस फूड को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटेड फूड। क्लियर? अब हम रेस्पिरेशन समझते हैं। ये क्यों हमने अभी बात की ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो खाना हमारे सेल्स में गया है वो क्या होगा, वो एसिमिलेटेड फूड क्या होगा, कन्वर्ट होगा एक प्रोसेस के थ्रू और वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। वही एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे काम करने के लिए, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप खेल रहे हैं या आप सो रहे हैं या कानों पे खुजली कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी जो फूड गया है हमारे सेल्स के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होके एक प्रोसेस के थ्रू हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा सा और हम लोग आगे समझेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है हमारा सेल। ठीक है, मान लो सेल के पास क्या है, सेल के पास हमारा अभी फूड गया था। फूड जो होता है वो मेनली होता है ग्लूकोज फूड जाता है। अब ये फूड जो गया है, अब सेल्स के पास क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। कई बार विदाउट ऑक्सीजन भी हो जाता है और मेनली जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ही होता है। ये दोनों हम लोग अभी समझेंगे। जस्ट एक हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन और फूड जब दोनों सेल्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू इनहेल किया था ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन सेल के पास था। अब ये ऑक्सीजन और फूड जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगी एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी बनने के बाद से साथ ही साथ रिलीज करेगी दो बाय प्रोडक्ट। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, जब एक्सेल करते हैं, सांसों को बाहर निकालते हैं तो हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। और ये जो वाटर है और एनर्जी है ये भी हमारा क्या होता है, ये वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है हमारे बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल देता है, वाटर हमारा सेल के अंदर सेव रहता है, स्टोर रहता है। और एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाता है, एनर्जी हमारा फिर से स्टोर हो जाता है सेल के अंदर और जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है हमारा सेल हमें दे देता है। जैसे कि हमें मान लो यहाँ लिखना है, लिखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए तो हमारा सेल बोलेगा अच्छा चल ले लो, फटाफट ले लो और अपना काम खत्म करो। और ये काफी तेज प्रोसेस होता है ना। जितनी देर में हम सोचेंगे ना उतनी देर में ये हो के खत्म भी हो जाएगा। लाइक हमें सोचना है कि भाई हमें इस बोर्ड पे कुछ लिखना है, लाइक CELL। तो सेल लिखने के लिए हमारा जो इतना कम टाइम पीरियड होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर होना कि हम CELL लिखते हैं उतनी देर में वो प्रोसेस होके खत्म हो जाता है। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखिए ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है हमारा सेल के अंदर। सेल के अंदर होने की वजह से इस रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, गेटिंग द पॉइंट। सिंपल, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है इसलिए रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। देखो सिंपल सी बात है भाई, काफी बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है कि जो ब्रीदिंग होता है और रेस्पिरेशन होता है ना वो तो सेम सी बात है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो सबसे पहले इस बात को ही हम लोग इस कंसेप्ट को ही समझ लेते हैं। अब देखिए ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमने इनहेल किया ऑक्सीजन और एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड।
यही हुआ ना भाई, ऑक्सीजन को हमने अंदर ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर छोड़ दिया। यही दोनों है, ये जो एयर है इन दोनों को क्या किया हमने, ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया। और ऑक्सीजन कहाँ पे लेके गए थे हम, सेल्स में लेके गए थे, और सेल से ही वापस क्या लेके आए, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। सिंपल है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है ब्रीदिंग। इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्लियर। अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ना कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो तो इन्वॉल्व होती ही होती है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि भाई ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन के मिलने की वजह से क्या होता है कि हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस तो इन्वॉल्व होती ही होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है फूड हमारा, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व हुई, प्लस में हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ और उसकी वजह से हमें क्या मिली, एनर्जी। तो फूड के ब्रेक डाउन होने से हमें एनर्जी मिली, और विद ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमने बाहर भी निकाला था। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, बट रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहना ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें पूरे प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है, अच्छा मैंने आपको एक बात कही थी अभी कि हम जो स्टोर करते हैं ना एनर्जी को सेल्स में स्टोर कर लेते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये सेल था हमारा, सेल के पास ऑक्सीजन समटाइम्स रहेगा, समटाइम्स नहीं मैनी टाइम्स रहेगा, एंड देन हमारा फूड रहेगा विच इज ग्लूकोज। उसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ वाटर भी बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे। ओके, और बचेगा क्या, एनर्जी, और ये एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी सेल के अंदर। अब ये एनर्जी के जो स्टोर हुई है सेल के अंदर, क्या एनर्जी की तरह स्टोर होगी? साइंस में हम क्या कहेंगे कि एनर्जी की तरह स्टोर हो गई? नहीं, हम क्या कहेंगे, ये जो एनर्जी हुई है स्टोर, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हुई है। कैसे? जैसे मैं लिख के अगर आपको दिखाऊं तो ग्लूकोज में जब हमारा ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, साथ ही साथ एनर्जी निकली एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। क्लियर? नहीं, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मैम। अब आपको ये लग रहा होगा ये एटीपी क्या होता है मैम, ये कुछ नया सा वर्ड लग रहा है। देखो, ये जो एटीपी होता है, एटीपी एक मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी स्टोर होता है इसकी फॉर्म में। इतना क्लियर है? एटीपी बनता कैसा है, एटीपी की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। क्या होता है हमारे सेल्स में, जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसमें देखो, एक होता है एडीपी, एक होता है हमारा एडीपी। एडीपी यानी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एक होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक होता है एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारे सेल के अंदर ही होता है। जो एनर्जी का अमाउंट होता है ना, वो एडीपी के अंदर बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा ही लो होता है, और जो एटीपी है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है। एटीपी के अंदर हाई एनर्जी होती है और एडीपी के अंदर लो एनर्जी होती है। ओके, अब क्या होता है, ये एडीपी भी कहां प्रेजेंट होता है, सेल में। अब क्या होता है, एडीपी के पास हमारा फॉस्फेट होता है। कौन सा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पीआई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, या आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ है, इसको भी हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसे फॉस्फेट जो हमें एनिमल या प्लांट से नहीं मिलते, उनको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। तो ये फॉस्फेट जब हमारा मिलता है एडीपी के साथ, और क्या मिलता है,
एनर्जी, मैंने बताया आपको एनर्जी जो होती है एडीपी के पास कम होती है, एटीपी के पास ज्यादा होती है। तो एडीपी के पास जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है और क्या मिल जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। आप इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का सेम मीनिंग। जब एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है, ये एडीपी जो होता है ना वो मिल जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। और हम ह्यूमंस को तो खासतौर पे बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ये जो एटीपी है उसके बहुत सारे काम है हमारे, जैसे कार की बैटरी होती है ना, कार की बैटरी या फिर घर में बैटरी ले लो यार, आपके घर में बैटरीज यूज होती हैं। सेल्स के अंदर सेल डालते हो यानी बैटरी डालते हो आप रिमोट के अंदर और रिमोट हमारा स्टार्ट हो जाता है। या आप वीडियो गेम पहले के टाइम पे तो चलते थे, अभी तो मुझे इतना नहीं नॉलेज है वीडियो गेम्स का, तो उसमें भी यूज होते थे पहले के टाइम में। तो टॉय कार्स में यूज होते थे, मतलब कॉफी बीटर में लगा लो, अप्लायंसेस में बहुत ज्यादा यूज है। उसी तरीके से उस बैटरी का जैसे काम था ना डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने का, वैसे ही बॉडी में हमारे एटीपी यानी इस एनर्जी का यूज होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे नर्व इम्पल्सेस को बताना कि भाई काम है, जैसे मुझे इस हाथ को उठाना है तो मेरी नर्व इम्पल्सेस मुझे बताएंगे कि भाई इस हाथ को उठाना है, चलो एनर्जी लेके चलते हैं, तो ये एटीपी एनर्जी आएगी और मेरे हाथ को उठाएगी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। चलिए एटीपी के बाद से होपफुली ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसका हम डाउट जो है क्लियर कर सके। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिए, ताकि आपके कंसेप्ट पता चले कि आगे कितने क्लियर हो चुके हैं। चलिए वन मोर क्वेश्चन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है हमारा एरोबिक और दूसरा होता है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, फर्स्ट वन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड वन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोगों ने ये जो टॉपिक है पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है और बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ा होता है, बट अब इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके पढ़ रहे हैं। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, एरोबिक का मतलब होता है विद एयर, इसका मीनिंग ही होता है विद एयर। यानी जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से होता है तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। याद कीजिए मैंने आपको ये बात रेस्पिरेशन पढ़ाते टाइम बताई थी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ही मेनली हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन भी होता ही होता है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से हमारा रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए हम लोग अब एरोबिक रेस्पिरेशन को अच्छे से समझते हैं। क्या होता है कि जो हमारा फूड है, एसिमिलेटेड फूड जो हमने बात की थी, जो कि मेनली था हमारा ग्लूकोज, वो क्या करता है, एक हमारा ये है, मान लीजिए ये है हमारा सेल, ठीक है, ये सेल है हमारा जो बॉडी के अंदर रहता ही है। ओके, सेल के पास क्या रहता है, ग्लूकोज। सबसे पहले क्या है, सेल के पास आया है ग्लूकोज। ये मैंने आपको बताया था कि एसिमिलेटेड फूड आता है और जो मेनली होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन एटम का कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन एटम का कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है फॉर्मूला, C6H12 and O6, ठीक है। यहां पे मैं सिर्फ वन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बता रही हूँ, ये जो हम फॉर्मूला नहीं इक्वेशन बता रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ हम वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है तो उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये बात करें। तो जब एक ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो देखिए सेल जो है, सेल के अंदर हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म।
सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे। साथ ही साथ और क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनल जो कि ऑरेंज कलर का होता था और जिसे हम कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्लास 9th में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता था? ठीक है, अब आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास 9th में माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा था कि क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताएं और आपको आंसर भी मिल जाएगा कि वो क्यों कहा जाता है। अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, ये जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है। अब ये ग्लूकोज गया सेल के पास, इतना क्लियर है, चला गया। यहाँ पे सेल में कहा गया? सबसे पहले साइटोप्लाज्म के पास गया हमारा ग्लूकोज, चला गया। जाने के बाद से वहां पे क्या हुआ? ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में देखो, ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म के अंदर, कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहा जाता है। पायरुविक एसिड कह लीजिए चाहे पायरुवेट कह लीजिए, इन दोनों को क्या कहा जाता है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये क्या होता है? अब यहाँ 1 मॉलिक्यूल था, 6 कंपाउंड्स थे कार्बन के, है ना? 6 कार्बन एटम्स के कंपाउंड्स थे। अच्छा, यहाँ आप काउंट करो, ये जो पायरुविक एसिड है वो कितने एटम्स हैं इसमें कार्बन के? 1 2 3 एटम्स है। यानी यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा। ये जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ना, वो 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे। इतना क्लियर है? और कहाँ बनाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर उन्होंने बना लिया। अब क्या होगा? एक साइकिल चलेगी जिसको हम बोलते, साइकिल मतलब वो आप जो साइकिल चलाते हैं ना, वो वाली साइकिल की बात नहीं हो रही है। एक जैसे कर्व साइकिल इसका नाम है और इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी इसकी टेंशन ना लीजिए। क्या होता है कि अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, ये बात मैंने आपको कही थी, है ना, बताया ही था। ओके, तो ऑक्सीजन जैसी पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा, क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा, तो पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और वो कहाँ क्या मिलेगा? कहाँ मिलेगा? किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। क्या होगा? जैसे ही पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला, वो कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही, यहाँ पे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही ये क्या हो गया? पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में ये सारा प्रोसेस देखिए किस में चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चल रहा है ये सारा प्रोसेस। किस में ब्रेक डाउन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और हमारा एनर्जी में, जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी। क्लियर? यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां आप नोटिस करो, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड्स थे ग्लूकोज के, वो पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल्स रह गए। वही जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गए। अब यहाँ मुझे एनर्जी कितनी मिली है? यू कैन सी कितनी एनर्जी मिली है ना? 1 मॉलिक्यूल से 38 एटीपी की एनर्जी मिली है। 38 1 ग्लूकोज से। तो सोच सकते हो वो उसी एनर्जी को क्या करते हैं? ये एनर्जी फिर स्टोर हो जाती है। ये एनर्जी क्या होती है? ये स्टोर हो जाती है कहाँ पे? सेल के अंदर ही, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब आपको रिक्वायर्ड है, वो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया। ओके, ये एक वर्ड है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? देखिए, हमने वर्ड पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में, हमने पढ़े भी हैं। हमने जो अपनी जूनियर क्लासेस थी उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड। तो ये वर्ड है ना LYSIS, लिसिस। लिसिस का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। क्या होता है? ग्लूकोज जाता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पे 2 पायरुविक एसिड्स बनते हैं। पायरुविक एसिड्स को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है, वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही वो टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है हमें,
वाटर देता है और साथ ही साथ हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें? 38। और एटीपी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एटीपी का हमारा नेम क्या है, केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है आपको क्या लगता है कि किस किस के अंदर होता है? सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, डॉग्स के अंदर भी होता है, कैट्स के अंदर भी होता है, शिप्स के अंदर भी होता है, या फिर इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है। इंसेक्ट्स मतलब मस्किटो, कॉकरोचेस, इनके अंदर भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए आप लोगों का एक क्वेश्चन यहां से बनता है और उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि विदाउट सॉरी कि ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है हमें? वाई वी नीड ऑक्सीजन, वाई अ ह्यूमन बीइंग नीड ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, वाई? दिस क्वेश्चन। ओके, इसका आपको रिप्लाई करना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, हम एनारोबिक पढ़ेंगे तो वहां से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन डेवलप हो कि भाई ह्यूमन बीइंग भी तो एनारोबिक से भी हो सकता है। ये अभी उसका हम आंसर करेंगे, पहले यहाँ पे समझे। यहाँ पे हमें 38 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और हमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारे काम बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं होता। हमारी बॉडी अगर सो रहे हैं तो भी हमारी सोने में बॉडी एनर्जी मांगती है, ठीक है? हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए हमें क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक का मीनिंग होता है विद एयर, उसी तरीके से एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मीनिंग होता है विदाउट एयर। क्लियर? विदाउट एयर मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारा रेस्पिरेशन तो होगा बट विदाउट ऑक्सीजन होगा। अब ये अजीब सी बात लग रही हो, क्या कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं? हाँ जी, तो है, बिल्कुल है। हमारा ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है? जो फर्मेंटेशन में नहीं यूज होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कई बेकरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट डाले जाते हैं, या फिर हाँ, घर में हम लोग खमीर बनाते हैं, जो डोसे का खमीर होता है, यानी चावल और दाल का जो पेस्ट होता है उसको पीस के मम्मा क्या करती हैं, वो रख देती हैं डार्क प्लेसेस पे ढक के उसको अच्छे से, कि उसको गर्माहट मिल जाए, एक टेम्परेचर मिल जाए, और आप देखते होंगे कि वो अगले दिन सुबह क्या हो जाता है, फूल जाता है एक लेवल तक आके, और उसको जब हम मिक्स करते हैं तो वो फिर से अपने लेवल के नीचे डाउन आ जाता है। तो उसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते थे। तो उसमें कौन सा है, अगर हम बात करें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें है हमारा ईस्ट। तो ईस्ट क्या होते हैं? ईस्ट हैं या कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ विदाउट ऑक्सीजन हम क्या बनाते हैं, एनर्जी भी बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, अभी हमने सेल में पढ़ा कि एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है हमारा। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन के साथ पायरुविक एसिड मिल जाता है। सॉरी, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पायरुविक एसिड। और कितने मॉलिक्यूल्स होते थे, 1 मॉलिक्यूल हमें देता था 2 पायरुविक एसिड्स। कितने देता था, 2 पायरुविक एसिड्स देता था। क्लियर? अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तब तो ये क्या करेगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब तो वो एरोबिक दिखा देगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है ये सब कुछ। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो क्या करेगा, इस केस में ये जो सेल है ना, वो क्या करेगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ईस्ट का ही ले लेते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, और क्या देगा, प्रोडक्ट के तौर पे हमें देगा इथेनॉल। क्या देगा हमें, इथेनॉल यानी C2H5OH हमें देगा इथेनॉल, साथ ही साथ देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें देगा ATP यानी कि एनर्जी, हमें देगा एनर्जी। अच्छा, आप यहाँ कुछ नोटिस किया आपने, हमने 1 ग्लूकोज लिया था और हमें जो एनर्जी मिली है इस केस में वो बहुत ही कम मिली है, दैट इज 2 ATP मिली है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था,
कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी दे रहा था, मतलब एक ग्लूकोज 38 एनर्जी दे रहा था, और यहां देखें तो सिर्फ 2 एनर्जी दे रहा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। क्लियर? किस तरीके से करते हैं? होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना? अच्छा, कई बार होता है कि आपने कभी कभी देखा भी होगा, स्मेल किया होगा कि अगर ईस्ट का कोई प्रोडक्ट, ब्रेड वगैरह बनाने में ईस्ट यूज होता है, तो क्या करते हैं कि ईस्ट जब डालते हैं, जैसे शुगर लेना, कभी आप शुगर के अंदर बेकरी की शॉप पे जाना, वहां आपको ईस्ट मिल जाता है, तो उनसे ईस्ट लेके आना, शुगर लेना एक बर्तन में, और क्या करना, उसमें थोड़ा पानी डाल के शुगर घोल के रख देना। अब क्या करना, थोड़ा सा ईस्ट डाल देना। जब ईस्ट डालोगे ना तो उसको ढक देना अच्छे से। ढकोगे ना, उसके थोड़ी देर बाद जब खोल के उसको देखोगे तो आपको कोई खट्टी खट्टी सी स्मेल आएगी, मतलब अलग सी स्मेल होगी, एकदम खट्टी वाली नहीं, लेकिन हल्की खट्टी वाली स्मेल होगी। वो जो स्मेल होती है ना, वो होती है इथेनॉल की, C2H5OH। ठीक है? साथ ही साथ उसमें से गैस निकलेगी, जिस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको लाइम वाटर से पास करवाते हैं। जब लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो वहां पे एक मिल्की कलर का व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है, वो हमें बताता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ओके। और साथ ही साथ हमें ईस्ट है, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, या जो बैक्टीरिया है वो बहुत छोटे से, उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए अपनी परफॉर्म करने के लिए वर्क्स को, तो क्या करते हैं, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। अब ये तो बात हो गई ईस्ट में। अब ह्यूमन बींग्स भी समटाइम्स क्या करते हैं ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। हाँ जी, जैसे कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम लोग दौड़ते हैं, आप भी दौड़े ही होंगे, है ना? बिल्कुल दौड़े होंगे, या काफी वाइग्रस हमने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, बहुत ज्यादा वाइग्रस फिजिकल एक्टिविटी की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पैरों में क्रैम्प पड़ गए। क्रैम्प क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी मान लो आपको दौड़ना है, एक मैराथन दौड़ना है, अचानक से आप दौड़ रहे हो एकाएक, तो फर्स्ट डे जब आप दौड़ोगे तो क्या होगा, दौड़ने में आपको एक टाइम के बाद आपके पास जितनी एनर्जी है वो एनर्जी तो आप यूज करोगे ही करोगे, वो 38 एटीपी वाली, वो तो स्टोर की हुई एनर्जी है सेल में, वो यूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपकी एनर्जी हो जाएगी फिनिश। लेकिन उसके बाद भी आप क्या करोगे, भाई मेरे को मैराथन तो फिनिश करनी है, तो आप अपने आप को फोर्स करोगे, और फोर्स करके थोड़ा सा और दौड़ोगे, बहुत ज्यादा तो नहीं आगे तक, लेकिन थोड़ा सा और पुश करके थोड़ा सा और दौड़ोगे। वो जो थोड़ा सा और दौड़े ना आप, वो एनर्जी आपको कहां से मिली, वो एनर्जी हमें मिली एनारोबिक रेस्पिरेशन से। चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में या फिर कुछ एनिमल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमें सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो होता है, ये साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड देता है, और अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे क्या होते हैं, जो मसल सेल होते हैं, मसल सेल, यहाँ पे कौन से सेल यूज हो रहे हैं, मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं, है ना, ऑक्सीजन का यूज हम कर चुके हैं दौड़ के, अब हमें और ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मसल सेल हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन फिनिश है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, वो लोग एनर्जी बनाते हैं, और बनाने के बाद से क्या देते हैं, हमको देते हैं लैक्टिक एसिड परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ एनर्जी निकालते हैं, जो कि वो भी कितना होता है, सिर्फ 2 एटीपी का होता है। भाई है तो बहुत कम, 38 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रहा है, यहाँ 2 एटीपी मिल रहा है, लेकिन जब आप मैराथन खत्म करने की बात करते हो तो भाई कम से कम हमको हेल्प तो कर रहा है, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। तो ये 2 एटीपी का यूज हम करते हैं, इसीलिए आप देखते हो ना कि ये जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें क्रैम्प आते हैं मतलब जब हम एक्स्ट्रा दौड़ते हैं
तो दौड़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये जो लैक्टिक एसिड बना है, इस लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रैम्प हो जाता है हमारा। जो अब कॉन्ट्रैक्ट में तो ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा अच्छे से, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसी वजह से हमें क्या होता है, पेन होने लगता है जब हम ज्यादा तेज दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म कर देते हैं। तो क्लियर। अब चलिए एक बार और इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो, जब हम लोग ज्यादा तेज दौड़ते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनता है और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से खत्म हो चुका है ऑक्सीजन हमारे अंदर से, तो क्या करता है, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो क्या दे देता है, हमें लैक्टिक एसिड दे देता है, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ 2 एटीपी की एनर्जी देता है। उस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसको हम क्रैम्प कहते हैं, और क्रैम्प आने की वजह से हमारा जो मसल में ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यूस सही तरीके से नहीं हो पाता, और ऑक्सीजन का सप्लाई जिसकी वजह से अच्छे से नहीं हो पाता, और हमें क्या होता है, पेन होने लगता है हमारे मसल्स के अंदर। ठीक है। अब इसको अगर अब मसल्स के पेन को खत्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लेते हैं हॉट बाथ, या फिर क्या करते हैं, मसाज करते हैं उसकी। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम हॉट बाथ लेते हैं या मसाज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तेज, लैक्टिक एसिड जो है फैलने लग जाता है, जब फैलता है तो वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जब मसाज करते हैं ना हम लोग, जब हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं या फिर हॉट बाथ लेते हैं तो क्या होता है, उस केस में हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड स्ट्रीम क्या हो जाता है, खुल जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होने लग जाती है, और हमारा जो पेन है वो फिनिश हो जाता है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट्स एंड गेटिंग द कंसेप्ट। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो प्लीज इनको ध्यान रखिए, और इसी के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करते रहिए। तो हम लोग जो नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का देख लेंगे डिफरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, ओवरऑल व्यू। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होके और क्या दे देता है, 38 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी दे देता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, फूड्स का कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। ओके। थर्ड होता है हमारा जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, और साथ ही साथ हमें मिलता है वाटर, जो कि सेल हमारा स्टोर करके रख लेता है। साथ ही साथ एंड प्रोडक्ट अगर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, C6H5OH, यानी कि हमें मिलता है इथेनॉल, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीजें मिलती है इन द केस ऑफ ईस्ट के केस में। अगर ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स के केस देखें, हाँ जी, एनिमल्स यानी चीता, लायन, टेयर, इन सब के अंदर भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं, इसीलिए इन्हें भी क्रैम्प आते हैं। हाँ जी, उनके केसेस में क्या लगता है, लैक्टिक एसिड निकलता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। 1 ग्लूकोज में हमें 38 एटीपी मिलता है, जबकि अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें हमें एनर्जी बहुत ही कम मिलती है। 1 ग्लूकोज में हमें सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। होपफुली आपको एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो, जैसे एनिमल्स को एनर्जी चाहिए अपने काम को करने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी काम करना होता है, जैसे कि हाँ जी, फोटोसिंथेसिस करना होता है ना, उनको काम होते हैं यार बहुत सारे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनको भी चाहिए होता है एनर्जी, और एनर्जी की वजह से वो भी परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन।
अब देखो, हम लोग वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है। यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है, क्यों होता है। ठीक है, पहले देखो डिफरेंस देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन एनिमल में होता है और जो रेस्पिरेशन प्लांट में होता है वो क्या सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये डिफरेंट होता है। फर्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, देखो जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, यानी कि देखो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं चाहे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं 1 यूनिट में परफॉर्म करते हैं, यानी नाक से सांस ली और नाक से सांस छोड़ी, यानी ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, यही होता है ना। अब ये जो है हमारी पूरी बॉडी हेड टू टो में पूरा रेस्पिरेशन इसी से चल जाता है। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, वो लोग जो है ना अलग अलग परफॉर्म करते हैं। रूट्स अलग रेस्पिरेशन करता है अपना, लीव्स अलग रेस्पिरेशन करते हैं और स्टेम्स अलग करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, हाथ अलग रिस्पायर कर रहा है, ब्लैक अलग रिस्पायर कर रहा है, हेड अलग रिस्पायर कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन प्लांट्स के साथ होता है। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया। सेकंड डिफरेंस देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का वो बहुत ही कम होता है प्लांट्स में, लेकिन वहीं एनिमल्स में अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करता है। इसका मीनिंग समझते हैं। देखो जब रूट में अलग हो रहा है, लीव्स में अलग हो रहा है, स्टेम में अलग हो रहा है रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर, तो जो ट्रांसपोर्ट होगा रेस्पिरेटरी गैसेस का जो रूट्स के थ्रू हो रहा है तो वो रूट्स के अंदर चलेगा सिर्फ, तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। जो लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है तो सिर्फ लीव्स के अंदर ही वो ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पे भी रेस्पिरेशन जो ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का वो भी कम होता है। और स्टेम के अंदर अलग हो रहा है तो स्टेम के अंदर भी जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कम होता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है भाई, जो एक बार नाक से सांस अंदर चली गई या फिर दूसरे एनिमल्स हैं, फिश के गिल्स हैं, उससे अगर ऑक्सीजन चली गई तो वही पूरा हेड टू टो उसकी बॉडी में काम करने वाला है ना। तो इसीलिए कहते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में जो ट्रेवल होता है ट्रांसपोर्ट होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का कम होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस अगर किसी को कंफ्यूजन है तो रेस्पिरेटरी गैसेस किसको कहते हैं, जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उसे हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो बहुत ही स्लो रेट से होता है और जो एनिमल्स में होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्टर रेट से होता है। क्यों होता है फास्टर, देखो यही हमने बात की कि हमें बहुत सारे काम होते हैं भाई एनिमल्स को, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें खाना भी बनाना है, हमें चलना भी है, हमें सोना भी है, बहुत सारे काम है हमारे पास, है ना। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अगर आप काम देखोगे तो उनके काम होते हैं काफी लिमिटेड काम होने की वजह से जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर उनके अंदर कम होता है, क्योंकि उनका एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन एनिमल्स को रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है तो रेस्पिरेशन भी उसमें ज्यादा होती है। होपफुली गेटिंग द पॉइंट्स। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होती है। देखो ये मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी गैसेस के थ्रू होती है, प्लांट्स भी लेते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लिया, हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है ग्लूकोज और फिर जो प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है वो निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये पढ़ा था हमने अभी, है ना। और साथ में एनर्जीज भी निकलती थी। अच्छा अब यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन हमने यानी जो प्लांट्स ऑक्सीजन लेता है वो कैसे लेता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेता है। अब सुनते हैं कि क्यों लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब देखो जो प्लांट का शेप होता है नोटिस करो कि कैसा होता है, उसके कोई ब्रांच इधर से निकल रही है, कोई ब्रांच इधर से निकल रही है, 2 ब्रांच नीचे से निकल रही है, 2 ब्रांच ऊपर से निकल रही है, ब्रांचेस उसकी हर जगह से निकली होती है ना। अब ब्रांचेस तो बहुत सारी है, पतली पतली निकल रही है ब्रांचेस, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है उस प्लांट का ब्रांचिंग शेप होने की वजह से या उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बताओ। सीधी सी बात है भाई, उसका वॉल्यूम
ज्यादा नहीं है, उसका वॉल्यूम क्या है कंपैरेटिव टू सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया क्या है वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा है। सरफेस एरिया यानी कितना एरिया वो ले रहा है अपने लिए, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन जाता है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो कैसे जाता है, वो जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। होपफुली गेटिंग द पॉइंट। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है रेस्पिरेशन करने के बाद से, वो क्या होता है, बाहर किस प्रोसेस से आता है, वो भी बाहर निकलता है, डिफ्यूजेस आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आता है, अब हमने जैसे कि कहा कि जो प्लांट्स है वो इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, ये बात हमने अभी सुनी कि जो प्लांट्स होते हैं वो इंडिविजुअली हर पार्ट रेस्पिरेशन करता है। तो सबसे पहले देखते हैं रूट से स्टार्ट करते हैं। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो भी क्या करते हैं, अपना इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। इस चीज को समझते हैं। अब देखो सॉइल्स होते हैं, सॉइल्स को क्या करते हैं हम लोग टाइम टाइम पे ना लूज करते रहते हैं, जो प्लांट्स वाले सॉइल होते हैं। चाहे क्यों करते हैं लूज, क्योंकि सॉइल्स के बीच में होते हैं गैप, एयर, जो बीच बीच में गैप होते हैं छोटे छोटे, उस गैप में क्या होते हैं, एयर होता है। वो एयर जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, रूट कुछ इस तरीके का होता है ना, हमने देखा है ये जैसे ऊपर शूट है, नीचे क्या है, रूट्स है। अब ये रूट्स में होते हैं ये छोटे 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 रूट हेयर, ये प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर, है ना, ये होते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, सॉइल जो होते हैं ना, सॉइल, जैसे यहाँ पे सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो सॉइल है हमारा, सॉइल के बीच में जो गैप है, उस गैप के अंदर ये घुस जाते हैं। ये रूट हेयर क्या करते हैं, घुस जाते हैं, वहां पे एयर है, वहां से क्या करते हैं वो रूट हेयर ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ऑक्सीजन लेके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जहां जहां रूट्स के सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं, वहां वहां क्या करते हैं वो दे देते हैं कि भाई रेस्पिरेशन आप स्टार्ट करो। रेस्पिरेशन होने के बाद से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही डिफ्यूजन प्रोसेस से सेम रूट हेयर से बाहर निकल जाता है, डिफ्यूजेस आउट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डिफ्यूज इन क्या हुआ, रूट के अंदर ऑक्सीजन हुआ, और डिफ्यूज आउट क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। क्लियर? अब देखो रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन भी आता है आप लोगों का, वो देखते हैं रूट से रिलेटेड। देखो कई बार आपने सुना होगा कि पानी जो है, पानी बहुत ज्यादा लग जाता है, वाटर लॉक्ड हो जाता है। जो प्लांट्स के अंदर जिस मिट्टी के अंदर प्लांट लगा है वो वाटर लॉक्ड हो जाता है, यानी पानी उसके अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेड़ हमारे मर जाते हैं। ये हमने कई बार देखा है, सुना है ना। ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा क्यों होता है। अब देखो, अब जो प्लांट्स होते हैं उसके बीच में होते हैं सॉरी जो सॉइल होते हैं उसके बीच में होते हैं छोटे छोटे छेद, छेद यानी गैप होते हैं, उसके अंदर होता है एयर। जब उसके अंदर पानी चला गया और लंबे टाइम तक उस पानी भरा रहा, वो पानी को सोर्स नहीं मिला कि वो कहीं और से बाहर निकल जाए, तो वो क्या करते हैं, जो एयर जहां जहां होते हैं ना, वो वहां पे क्या चला जाता है, पानी चला जाता है और एयर खत्म हो जाती है। जैसी रूट हेयर को, जो प्लांट्स का रूट हेयर है, उसको नहीं मिला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, वहां स्टार्ट हो जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है विद इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या प्रोडक्ट निकलता है, तब निकलता है हमारा अल्कोहल एक टाइप का, जिसको कहते हैं इथेनॉल। सुना था ना, एक तरह का इथेनॉल निकलता है। और ये जो होता है ये क्या करता है, अल्कोहल, ये प्लांट्स को हमारे किल कर देता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि भाई प्लांट्स जब उगा रहे हो तो नीचे देख लेना गमले में छेद हो, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके, सांस ले सके जो प्लांट्स हैं वो भी। ऐसा कहते हैं, सुना है ना, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में है ना। इसीलिए प्लांट्स के टिलिंग भी टाइम टाइम पे लूज करते रहना चाहिए प्लांट्स की मिट्टी को, है ना। ओके, इसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई प्लांट्स की टिलिंग क्यों करनी चाहिए, सॉइल की टिलिंग क्यों करनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ओके, सेकंड पॉइंट है रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अब ये रूट्स ने तो रेस्पिरेशन कर लिया, बचा रूट्स के बाद से ऊपर क्या आता है, स्टेम।
अब स्टेम्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं हर्बेशियस स्टेम, एक होता है हर्बेशियस स्टेम। हर्बेशियस स्टेम क्या होते हैं? जो हर्ब वाले स्टेम देखे आपने, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही पतले पतले से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, जैसे कोरिएंडर के ही हो गए। सॉफ्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। इनमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। हर्बेशियस स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी टाइनी पोर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए वो लेके चला जाता है अपने अंदर। डिफ्यूजन प्रोसेसेस जहां जहां सेल्स में रिक्वायर्ड हो जाता है वहां वहां ऑक्सीजन पहुंचा देता है, और जो प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फिर सेम स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्लियर? लेकिन ये तो हो गया हर्बेशियस का। लेकिन अब एक बात बताइए आप मुझे कि एक ट्री भी तो होता है ना, ट्री कैसे करता है? देखिए, ट्री हो गए या हार्ड जो स्टेम होते हैं जिनके, उनका क्या होता है, ट्री, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अब देखो, अंदर स्टेम में नीम का पेड़ ही, चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सब जानते हैं नीम का पेड़ है ना। अंदर स्टेम होते हैं, स्टेम के बाद ब्राउन कलर की एक लेयर होती है ना। वो जो ब्राउन कलर की लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं बार्क। यही होता है बार्क में। आपने नोटिस किया होगा कि छोटे छोटे वहां पे लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। अब ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? देखो, जो बार्क है वहां पे स्मॉल एरियाज में सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। जहां सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं उस एरिया को बोलते हैं लेंटिसेल्स। जो लेंटिसेल्स होते हैं वहां से जो हमारे ट्रीज है वहां से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और उसके बाद से क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पूरे जहां जहां सेल्स में रिक्वायर्ड होता है वहां पहुंचता है, और रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लेके कहां चला जाता है, वो सेम लेंटिसेल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? स्टेम्स में समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन लीव्स। अब देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है लीव्स में, हमें सबको पता है कि लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है ना, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल्स में जहां जहां रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन, वहां पहुंच जाते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस से फिर बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट होकर और बाहर निकलता है कहां, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, लीव्स के अंदर। लेकिन इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन है आपका कि जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर, क्या वो सिर्फ डे टाइम में होता है या सिर्फ नाइट टाइम में होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो दोनों टाइम में भी होता है, डे में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम का कंडीशन हम लोग देख रहे हैं अभी। डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि सनलाइट उस वक्त प्रेजेंट होती है और सनलाइट की वजह से ही हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो काफी तेज होता है, काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू रेस्पिरेशन के। तो इसलिए जब ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो बहुत ज्यादा होती है। अब रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल रहा है प्रोडक्ट के तौर पे। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दिन में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेगा अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस की रेट है वो हाई होने की वजह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसलिए वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको तो यूज करता ही करता है, साथ में और भी एक्स्ट्रा लेता है। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन अब बाहर निकलता है फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलता है, वो क्या होता है, वो भी ज्यादा क्वांटिटी में होता है।
क्योंकि फास्टर रेट है तो वो ऑक्सीजन कौन यूज कर लेता है, रेस्पिरेशन यूज कर लेता है। अब सारा का सारा ऑक्सीजन तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि उसका जो रेट है वो कम है, तो वो क्या करता है, जितना उसको रिक्वायर्ड होता है वो फोटोसिंथेसिस से निकाले हुए ऑक्सीजन को डे टाइम में यूज करता है और वो अपना काम पूरा कर लेता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो फिर क्या करती है, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इससे हमने देखा कि डे टाइम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है अगर स्टोमेटा के थ्रू देखें तो। जैसे कि ऑक्सीजन दिन में क्या होती है, डिफ्यूजेस आउट, ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकल जाती है दिन के टाइम में, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है हमारी, डिफ्यूजेस इन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा स्टोमेटा अंदर लेता है। यानी ये तो ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हमने समझा था, लेकिन रेस्पिरेशन उस टाइम पे भी हो रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। वो क्यों नहीं पता चलता है, होपफुली ये समझ गए आप। इसके साथ ही साथ अब हम देखेंगे नाइट टाइम में। नाइट टाइम में अब देखिए, नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में तो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्लांट है वो स्टोमेटा के थ्रू, जो हमारा लीव्स है वो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेता है रात में और वो यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बाहर निकाल देता है वो स्टोमेटा के थ्रू, है ना। इस केस में आपने देखा कि क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, वो लेता है, डिफ्यूजेस इन, वो अंदर की तरफ लेता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकालता है, डिफ्यूजेस आउट, है ना, बाहर निकालता है। तो अगर हो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, डिफ्यूजेस इन एंड डिफ्यूजेस आउट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बाद से हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, तो उनका सोर्स ऑफ जो ब्रीदिंग होता है वो भी होता है डिफरेंट। यानी कोई पानी से में से ऑक्सीजन लेता है तो कोई हवा में से ऑक्सीजन लेता है। तो सबके जो रेस्पिरेशन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। उसका हम लोग अभी ब्रीफली एक रेस्पिरेशन ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स का कौन सा होता है, एक ब्रीफली एक टैब तैयार किया है मैंने टेबुलर फॉर्म में, उसको हम देख लेते हैं और फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। चलिए देखिए, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो अमीबा हो गए या फिर पैरामीशियम हो गए या प्लेनेरिया हो गया, ये सारे क्या हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और इनके पास कोई और सिंगल सेल होते हैं तो ऑर्गन्स तो हो ही नहीं सकते इनके पास। तो ये रिस्पायर कहाँ से करते हैं, ये करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन से रिस्पायर करते हैं। इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली उसी तरीके से जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि अर्थ फॉर्म होती है या फिर लीच होती है यानी जोक या फिर फ्रॉग भी होते हैं, ये सब क्या कर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे रिस्पायर करते हैं, ये रिस्पायर करते हैं अपनी बॉडी की स्किन से रिस्पायर करते हैं। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ये होता है इनका स्किन। सिमिलरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं गिल्स को, क्योंकि उन्हें जो अपना रेस्पिरेशन करना होता है वो करना होता है वाटर के अंदर रह के। तो जितने फिशेस होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, म्यूजिल्स होते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये गिल्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से जो भी आप कहें इंसेक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन उनका होता है स्पिरेकल से या ट्रैचिया से। स्पिरेकल्स यानी बॉडी पे जो होते हैं उनके माइक्रोस्कोप से आप ध्यान से देखिए, जैसे ग्रास ऊपर के तो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे वो लोग रिस्पायर करते हैं। और साथ ही साथ उनके पास ट्रैचिया होते हैं जो कि एक एयर ट्यूब होता है उनके अंदर, और वो इससे डायरेक्टली ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जैसे कि हमारे ग्रासहॉपर हो गए, कॉकरोच हो गए, मॉस्किटोज हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए। लास्ट होता है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम ही लोग, या फिर लिजर्ड, बर्ड्स, ये कैसे रिस्पायर करते हैं, ये रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू,
है ना, क्योंकि इसमें पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यूज होता है। ये डायरेक्टली नहीं हम लोग सांस को लेके और पूरे एक एक सेल तक नहीं पहुंचा पाते, तो पूरा एक सिस्टम होता है। तो लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे फ्रॉग एक एक्सेप्शनल केस है। फ्रॉग जो है वो लंग्स के थ्रू भी रिस्पायर करता है और फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू भी रिस्पायर करता है। ये बात ध्यान रखें, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा, ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के यानी सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्किन, गिल्स, स्प्रेकल्स, लंग्स, ट्रेचिया, इन सब में जो है 3 एक्सपेक्ट में ये तीनों सेम होते हैं। किस तरीके से सेम होते हैं देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, ये जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है। जो इनके ऑर्गन्स हैं, यानी लंग्स का हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके हम लोग। इनका एरिया जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, चाहे वो गिल्स हो, चाहे वो ट्रेचिया हो, ट्रेचिया नहीं, स्पेरेकल्स हो, गिल्स हो, लंग्स हो, इनका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। क्योंकि अब देखो, अब जब एरिया बड़ा होगा तो जितना आप ऑक्सीजन लेके जाएंगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आप लेके जा सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से इकट्ठा होके उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा और वो उसको बाहर निकाल देगा। यही होता है कि इनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है ताकि एनर्जी भी ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके। सेकेंड होता है इनकी वॉल्स जो होती हैं, यानी गिल्स की जो वॉल्स हैं या फिर लंग्स की जो वॉल्स हैं, इन सब की वॉल्स क्या होती है, बहुत ही थिन होती है। थिन क्यों होती है, अब देखो ऑक्सीजन जब लिया जाएगा अंदर, लंग्स का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन जब अंदर लिया जाएगा तो उसकी लेयर है थिन, उसकी वॉल थिन है, तो अब क्या करेगा, वो इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम लोग भेजेंगे, बाहर हम लोग एक्सहेल करेंगे, तो वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो थिन ना होके थिक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा इजीली स्ट्रेच भी नहीं हो पाएगा, है ना। ओके, इसीलिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन जब हम अंदर लेके जा रहे हैं तो वो आसानी से फैल सके और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली जब कांटेक्ट करके उसको बाहर निकाल सके। क्योंकि किसी भी चीज को आप, बॉटल है, आपने पानी की बॉटल भरी, उसको स्क्वीज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इजीली बाहर फेंक देगा। तो इसीलिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है थिन वॉल्स की वजह से वो इजी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिच ब्लड सप्लाई होता है एक्सेप्ट ट्रेचिया के, देखो रिच ब्लड सप्लाई का मीनिंग क्या है। देखिए, अब क्या होता है कि हमने जैसे बोला कि हमारी बॉडी बहुत बड़ी होती है, अमीबा तो बहुत छोटा सा है, तो उसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस को। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो बड़ी होती है, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, पूरा हेड टू टो है हमारे पास, तो जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करना होता है बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए जो अब एक बार में अगर हम सोचें कि डिफ्यूजन हो जाए, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी में हेड से लेके टो तक फैले, तो ऐसे में क्या होगा कि 3 साल लग जाएंगे हमारी बॉडी में एक बार ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में। तब तक तो हम जिंदा भी नहीं बचेंगे, है ना। तो उस चीज को जल्दी फास्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है अपने साथ, ब्लड जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को अपने साथ, और बॉडी के सेल्स में जहां जहां रिक्वायर्ड होता है वहां वो लेके जाता है और वहां से जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करके लाके फिर से लंग्स को दे देता है। ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड की क्वांटिटी क्या चाहिए, ज्यादा सप्लाई चाहिए, हमें रिच ब्लड सप्लाई चाहिए। तो इन सब में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स कौन से यूज करते हैं, रिच ब्लड सप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो किस तरीके से रिस्पायर करते हैं। अमीबा क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसकी जो पूरी की बॉडी है वो एक सिंगल सेल से ही बनी है। उसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस हो चाहे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, उसी सिंगल सेल से ही होता है। अमीबा रहता है पानी के अंदर। पानी के अंदर रहने की वजह से क्या होता है कि उसका जो सोर्स है रिस्पायर करने का, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेने का, वो हो जाता है वाटर से। अब चलिए इसी चीज को डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। ये है अमीबा। अमीबा हमारा रहता है पानी के अंदर, ऐसा ही होता है, वाटर के अंदर रहता है अमीबा, है ना।
अब एमीबा का ये जो बाहर का लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट, करेक्ट। अब क्या होता है, वाटर के अंदर, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो पानी है, पानी में से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, बॉडी के अंदर भेज देता है। ऑक्सीजन को लेके, पानी को अंदर नहीं भेजता है, ऑक्सीजन को पानी के अंदर से लेता है और क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बॉडी को भेज देता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स एयर के आसपास रहते हैं तो सारी एयर्स को अंदर नहीं भेजता है, क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके नोज या जो नेजल है वो क्या करते हैं, सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, उसको बॉडी के अंदर भेज देते हैं। ऐसा ही होता है। तो उसी तरीके से जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन एमीबा के अंदर, और एमीबा के अंदर जाने के बाद से वहां क्या हो जाता है, वो पूरा ही ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है। डिफ्यूज मतलब अब किसी को अगर डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि जैसे कि एक स्प्रे लिया हमने, कोई भी परफ्यूम का स्प्रे ले लिया और उसको क्या करते हो आप, यहां से इतनी, ये परफ्यूम है मान लीजिए, यहां से मैंने स्प्रे किया तो यहां तक जाने में जो है टाइम नहीं लगेगा उसे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है, फटाफट वो क्या हो गया, फैल गया है यहां से यहां तक में, है ना। तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन वही डिफ्यूजन अगर मैं कहूं कि अगर मैं ये स्प्रे करती हूँ और पूरे जहां मैं जिस रूम में पढ़ा रही हूँ उस पूरे रूम में ये डिफ्यूजन फैल जाए तो वो थोड़ी टाइम लगती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, फैलना होता है इसका बेसिकली मीनिंग। तो जो ये ऑक्सीजन है वो पूरा इजीली डिफ्यूज हो जाता है और बहुत जल्दी ही डिफ्यूजन होता है। तो किस प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है एमीबा के अंदर, एमीबा के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से जो रेस्पिरेशन है वो होता है। उसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हुआ है रेस्पिरेशन के थ्रू वो वाटर के अंदर फिर से क्या करता है, बाहर आ जाता है। और उसे भी कौन भेजता है, उसे भेजता है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, ओके। अब ये देखिए, हाँ जी, ये एक है कि बॉडी इज स्मॉल बिकॉज ऑफ विच ऑक्सीजन इज रीच क्विकली। ये देखो आप, अब एमीबा की बॉडी होती है बहुत छोटी सी, एमीबा की बॉडी छोटी सी है तो बहुत ही आसान तरीके से जो ऑक्सीजन जाएगा उसके अंदर, एमीबा के अंदर, वो इजीली क्या करेगा, बहुत तेजी से फैल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत तेजी से फैल जाएगा। अब हमारी बॉडी होती है, हमारे अंदर क्या है, ऑक्सीजन जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको हेड टू टू एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, हम सांस जो है अंदर बाहर कर लेते हैं। लेकिन एमीबा बहुत छोटा है, बहुत जल्दी जाता है और बहुत ही क्विकली क्या करता है, वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से एमीबा के अंदर क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म देखिए कहाँ रहते हैं, अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहते हैं। इनके अगर आपने नोटिस किया हो अर्थवॉर्म को या फिर लीच को, इनकी स्किन जो होती है ना बहुत चिपचिपी सी होती है, मॉइस्ट होती है, स्किन थिन होती है। तो उस मॉइस्ट और थिन स्किन से क्या करते हैं ये लोग, ये अर्थवॉर्म्स और लीचेस क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो एयर के अंदर, इनके अंदर जो सोर्स है कौन सा है, एयर है। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, इनकी स्किन क्या करती है, वो ऑक्सीजन अपने पास लेती है और उसके बाद किसको देती है, ब्लड को देती है। ब्लड को देती है और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जितने सेल्स है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जितने भी सेल्स है अर्थवॉर्म्स के अंदर उन सभी के पास वो ऑक्सीजन पहुंचा देती है वो ब्लड। वहां पे रेस्पिरेशन सिस्टम हो जाएगा और उसके बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उस सेल में से, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और फिर से ब्लड जो है कहाँ पहुंच जाता है, फिर पहुंच जाता है स्किन के पास, और स्किन के पास पहुंच गई फिर उसको वो बाहर एक्सहेल कर देती है। ठीक है, और इस तरीके से होता है अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन, और इस तरीके से वो अपना गेन करते हैं एनर्जी। क्लियर, ओके। ये ध्यान रखें, जो उनकी स्किन होती है वो क्या होती है, थिन एंड मॉइस्ट स्किन होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ब्लड सप्लाई भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, तभी तो उन्हें एनर्जी मिलेगी, है ना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन फिश।
रेस्पिरेशन इन फिश, देखो हम लोग ये बचपन से ही पढ़ते आए हैं फिश के बारे में कि भाई हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। अब क्या होता है कि भाई फिशेस जब तक पानी में है तब तक तो उनको दिक्कत नहीं होती है, सांस लेती रहती हैं, वो जिंदा रहती हैं, लेकिन जैसे ही हम फिशेस को बाहर निकाल देते हैं वो मर जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो फिशेस के पास ना स्पेशल टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिसका नाम होता है गिल्स। और गिल्स क्या होते हैं, उसके जो हेड होते हैं ना, हेड के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, हेड के दोनों साइड्स में उसके गिल प्रेजेंट होते हैं। अब जो गिल है वो गिल का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग बोलते हैं गिल कवर। क्या कहते हैं? गिल कवर। और गिल कवर के अंदर ही एक और पार्ट होता है, उसे कहते हैं गिल स्लिट। क्लियर? ये याद रखिएगा, गिल जो है प्रोटेक्ट होता है गिल कवर से, और गिल के अंदर ही होता है गिल स्लिट। सबका काम क्या है अभी आपको इसका पता चल जाएगा। अब देखो मछली क्या करती है, मछली पानी में रहती है, मछली को क्या करती है, वो रेस्पिरेशन कैसे करती है, वो क्या करती है, मुंह से अपना माउथ खोल के पानी को अंदर लेके जाती है। क्या करती है? माउथ से अपने पानी को अंदर लेके जाती है। वो पानी कहाँ पहुंचता है? हेड के दोनों साइड में, यानी गिल्स के पास पहुंचता है। और गिल्स का ये काम है कि जो वाटर पहुंचा है ना उसमें से वो ऑक्सीजन निकाल लेती है। वो क्या कर लेती है? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। गिल्स जो है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अपने पास ऑक्सीजन को रख लेती है। भाई उसको ऑक्सीजन चाहिए इसलिए वो क्या करती है? ऑक्सीजन को अपने पास रख लेती है। गिल्स का काम है कि पानी में से ऑक्सीजन हमको निकाल लेना है। और वो जो बचा कुचा पानी है ना वो फिर से क्या करती है? वो आगे भेज देती है। कहाँ पे? किसके पास में? गिल स्लिट के पास में पहुंच देती है। कहाँ पहुंचता है? गिल स्लिट के पास भेज देती है। और गिल स्लिट क्या करता है? उसको फिर से पानी को बाहर फेंक देता है। अच्छा, अब वो जो गिल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन गिल क्या करती है? जो उसके पास ब्लड आया है उस ब्लड को बोलती है कि आप ये लो ऑक्सीजन लेके जाओ और बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनके पास आप पहुंचा दो। तो उसके बाद से सारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद से वहां रेस्पिरेशन होता है, और उसके बाद से बाय प्रोडक्ट कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड देन ब्लड के साथ फिर से कहाँ आ जाता है? गिल के पास। अब गिल के पास जब आया ना तो वो गिल तो उसका कुछ करेगा, उसको स्टोर तो करेगा नहीं। तो वो जो उसने पानी गिल स्लिट के पास भेजा था ना, तो गिल स्लिट के पास पानी भेजने से पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी को दे देती है कि आप पानी लो, और तब आप गिल स्लिट के पास जाओ। गिल स्लिट के पास जाने के बाद जब वो बाहर पानी फेंक देता है तो वो पानी क्या होता है? बाहर फिर से वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है फिश का वो चलता है। इसीलिए हमने देखा है कि जब भी हम फिश को पानी के बाहर से निकालते हैं तो वो मर जाती है, क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन ले सके। उसके पास होते हैं गिल्स, और गिल्स का फंक्शन ही होता है कि वो वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकता है ऑक्सीजन। वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है डायरेक्टली एयर से, इसीलिए वो लैंड पे आते ही मर जाती है। होपफुली रेस्पिरेशन इन फिश आपको समझ में आया होगा। ओके, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या होता है? बेसिकली वो गिल्स का सरफेस होता है, यानी जितना सरफेस एरिया गिल्स का होता है उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज हम जानते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन बींग्स में फास्ट होता है या फिर फिश में फास्ट होता है, यानी एक्वेटिक एनिमल्स में फास्ट होता है, तो इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जो रेस्पिरेशन होता है फिश में वो ज्यादा फास्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? आप देख लो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम कभी दौड़ते हैं या कभी फास्ट कोई काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी सांस क्या होती है? बहुत तेज तेज चलने लगती है। जब तेज सांस चलती है तो क्यों तेज चलती है? ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है रेस्पिरेशन भी तेज होता है और हमको एनर्जी भी तेजी से मिलता है। यही होता है ना। तो उसी तरीके से अब क्या है, गिल हमको देखने में तो छोटी सी दिख रही है फिश,
लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम लोग ऑर्गन्स को मैच करें, गिल को और लंग्स को, तो गिल क्या है, अब उसका जो गिल है वो क्या करेगी, वो करेगी ज्यादा तेज रेस्पिरेशन, यानी उसका ब्रीदिंग प्रोस, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको हम कहते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसका फास्ट होगा कंपैरेटिव टू लैंड एनिमल्स के, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा आएगी और ज्यादा आने की वजह से उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस भी ज्यादा होगा। होपफुली गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। देखिए, जिस तरीके से सभी लैंड एनिमल्स एयर के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरीके से ह्यूमंस भी एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसके बाद से एनर्जी के लिए अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है, बॉडी के हर सेल के पास। अब हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचे और वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो और वहां से जितना कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है उसको लेके और अपने साथ बाहर वापस की तरफ हम निकाल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक सिस्टम लगता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? तो अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे ब्रीदिंग का, क्योंकि जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रीदिंग होता क्या है। इनहेलेशन किसको कहते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं तो इनहेलेशन बोलते हैं ना। उसी तरह से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग क्या हो गया, ब्रीदिंग इज इक्वल्स टू 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। 1 ब्रीदिंग इज इक्वल्स टू 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक बार सांस अगर अंदर ले लिया तो दैट इज ब्रीदिंग। नो, जब तक अंदर लिया और एक को बाहर नहीं निकाल के तब तक हम उसको ब्रीदिंग नहीं कहेंगे। इसमें जब दोनों की रेशियो सेम होगा तब हम उसे कहते हैं ब्रीदिंग। ओके, अब ब्रीदिंग का हम मैकेनिज्म पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझने के लिए हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। जो रेस्पिरेशन है ह्यूमंस बीइंग में, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा यूज होता है, लंग्स यूज होता है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। देखिए, अब क्या होता है, ये होती है हमारे नोज। नोज से हम एयर इन या एयर आउट निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाते हैं, है ना। और इसके बाद से क्या होता है, नेजल कैविटी के थ्रू जाता है और साथ ही साथ विंड पाइप होती है उसके थ्रू जाके और फिर पहुंच जाता है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है लंग्स। लंग्स के पास पहुंच जाता है। और लंग्स कहाँ पर होते हैं, हमारे पास होते हैं 2 लंग्स। और लंग्स कहाँ पे होते हैं, चेस्ट कैविटी के, चेस्ट कैविटी में हैंग होते हैं। क्या होते हैं, चेस्ट कैविटी में हैंग होते हैं। 2 लंग्स होते हैं हमारे पास। क्लियर? अब इन लंग्स क्या है, पूरे मसल से बने हुए हैं, थिन मसल से बने हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं रिब केज। एक केज जैसा बना होता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, ये जो आपका रेड कलर का है दिस इज कॉल्ड लंग्स, एंड ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये है रिब केज। क्लियर? अच्छा, ये जो रिब केज आपने देखा ना, इन रिब केज के बीच में देखिए ये है आपका रिब केज, ये भी है, 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 ये भी है। ये सारे जो रिब केजेस है आपके, ये जो रिब केज है आपका, वो क्या है, उसके ऊपर ना एक शीट है मसल्स की, यानी हम समझते हैं लाइक ये हमारे लंग्स हैं। अब लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हमारे ये रिब केज है, तो ये ओपन भी हो गया रिब केज। अब ये जो रिब केज है, ये रिब केज में ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैंक सा, ये कनेक्टेड होते हैं मसल्स की एक शीट से, एक पतली सी मसल्स की शीट होती है, उससे कनेक्टेड होते हैं, और ये होता है, इसको लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अब देखो आप लोग, सॉरी, अब देखिए, अब ये जो रिब केज है इसके बीच में होते हैं मसल्स की शीट। इसी के साथ साथ हमारी एक और मसल होती है जो कि नीचे की तरफ है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। इसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। आप फील खुद ही करके देख सकते हैं। जब हम सांस लेंगे तो आपको यहाँ पे फील होगा कि आपकी एक मसल है जो डाउनवर्ड और अपवर्ड हो रही है जब हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो उस मसल को हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्लियर? अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जब ब्रीद इन करते हैं तो किस तरीके से हमारा जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ओके,
ब्रीद इन में क्या होता है, हमने एयर को अंदर लिया, ठीक है, एयर हमने अंदर लिया यानी ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद से नेजल कैविटी के थ्रू होते हुए विंड पाइप में गया और विंड पाइप के थ्रू कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच गया, ठीक है। जब लंग्स के पास एयर जाता है ना, जब आप किसी चीज को अंदर डाल रहे हो, कि ऐसा होता है ना, एक प्लास्टिक का कोई डब्बा है, आप उसके अंदर कोई सामान डाल रहे हो तो आप उसको ठोक ठोक के क्या करते हो ताकि स्पेस बन जाए, नीचे से वो और बढ़ जाए ज्यादा से ज्यादा, तो आप उसको ऊपर से क्या करते हो, ठोकते हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें बढ़ जाती है, ऐसा होता है ना। उसी तरीके से जब एयर गई तो एयर जाने के देखो, जब आपने ठोका तो ठोकने की वजह से क्या हुआ, वो जो बॉटल है वो तो अगर प्लास्टिक की पतली सी बॉटल है तो वो क्या करेगी, वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, अगर स्ट्रेचेबल है तो, है ना। ओके, तो इसी तरीके से हमारे लंग्स तो स्ट्रेचेबल है क्योंकि थिन वॉल है, हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट कंसेप्ट में। तो उसमें अब ये जो है एक्सपेंड होगा, जैसे ही लंग्स के अंदर एयर जाएगी, लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, और एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रिब केजेस है ना वो क्या है, मूव करेंगे ऊपर की तरफ। क्यों मूव करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अब देखो, आप ये दिमाग में सोचो कि लंग्स हमारे एयर की तरफ वजह से फूल रहे हैं। अब ये फूल रहे हैं तो ये बाहर की लेयर पे क्या होगा, इनके बीच में ये जो मसल शीट बिछी है, जो मैंने आपको बताया था कि मसल शीट है, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो है कहाँ चलेगा, ऊपर की तरफ से। विजुअलाइज करो जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। लंग्स में एयर आएगा, एयर आने की वजह से ये ऊपर की जो मसल शीट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिबकेज क्या होगा, आप करके देखो, रिबकेज क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ध्यान दो तो आउटवर्ड मूव कर रहा है साथ ही साथ। तो रिबकेज इसमें कैसे मूव करता है, अपवर्ड और साथ ही साथ आउटवर्ड मूव करता है। क्लियर, क्यों मूव करता है, ताकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन हम अंदर भर सकते हैं उतना ज्यादा हम ऑक्सीजन ले सके अंदर की तरफ। क्लियर। अब इसी के साथ दूसरी चीज और होती है, जो हमारा डायफ्राम है, वो डायफ्राम कहाँ मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम कहाँ मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। आपको सांस लीजिए अंदर की तरफ, आप फील करेंगे आपकी जो रिब केज है, दो चीज इन्वॉल्व है, रिब केज और डायफ्राम। रिब केज को देखो आप, रिब केज कहाँ गया, ऊपर आया, साथ ही साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, है ना। और डायफ्राम देखो, डायफ्राम का जो मसल है वो कहाँ गया, डायफ्राम कहाँ है, कहाँ आ गया, नीचे। फील हुआ, डायफ्राम कहाँ गया, नीचे। ओके, ब्रीद इन पढ़ लिया, ब्रीद इन के बाद हम पढ़ेंगे ब्रीद आउट। अब देखो इसी तरीके से सेम एयर को हमने क्या किया, हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, बाहर निकाला। जैसे हमने बाहर निकाला, ये हमने जैसे एक तरह से एक वाटर बॉटल में पानी है, तो पानी को आपने दबाया, आप दबाओगे ऐसे इस तरीके से, तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ के वो पानी बाहर निकल जाएगा, यही होगा ना। उसी तरीके से एयर का है। अब क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो उस केस में क्या है, लंग्स क्या करेंगे, लंग्स बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिब केज क्या करेंगे उस टाइम पे, इनके बीच में जो मसल की शीट है वो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी जिसकी वजह से रिब केज ऊपर हो गया था, इस बार क्या होंगी, वो खुल जाएंगी, उनको बहुत सारी जगह मिल जाएगी ना। जब बाहर उनको बाहर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उनको जगह मिल रही है ना, अब तो खुलने के लिए स्पेस मिल रहा है, तो मसल शीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे रिब केज उसकी वजह से कैसे मूव करेंगे, रिब केज मूव करेंगे डाउनवर्ड और साथ ही साथ मूव करेंगे इनवर्ड, है ना। डायफ्राम हमारा कहाँ मूव कर जाएगा, डायफ्राम हमारा चला जाएगा अपवर्ड मूवमेंट में, ताकि स्पेस जो है लंग्स के अंदर वो कम हो जाए, और जैसे स्पेस कम होगा वो क्या होगा, जितना ऑक्सीजन उस लंग्स के अंदर था उसको क्या मिलेगा, एक प्रेशर मिलेगा नीचे से, और वो प्रेशर क्या करेगा, जबरदस्ती धक्का देके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। क्लियर। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है,
ह्यूमंस में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और ये ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारा नॉस्ट्रिल, उसके बाद होता है हमारा नेजल पैसेज, थर्ड वन होता है ट्रैकिया जिसे हम वेंट पाइप भी कहते हैं, ये एक एयर ट्यूब होती है, फोर्थ वन होता है हमारा लंग्स, और फिफ्थ वन जो हमारा होता है वो होता है डायफ्राम, जो हमारी एक मसल की शीट होती है, और वो हमारे जो चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसे, और साथ ही साथ जो एब्डोमिनल पार्ट है यानी नीचे का जो पार्ट है उसे सेपरेट करती है। क्लियर? अब क्या होता है कि हमारी ये जो नोज है, इस नोज में 2 होल्स होते हैं, उन होल्स को हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हम लोग क्या करते हैं? एयर को अंदर लेके जाते हैं, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जब नॉस्ट्रिल से आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, तो आगे एक पैसेज होता है, उस यानी एक रास्ता होता है जिसे हम कहते हैं नेजल पैसेज। अब यहाँ जो नेजल पैसेज है ना, उसमें इसमें बहुत सारे फाइन हेयर होते हैं, और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं नेजल प्रोसेस में, वो सिक्रीट करते हैं। क्लियर? क्या क्या निकलते हैं इसमें? ओके, फाइन हेयर होते हैं इसके अंदर, साथ ही साथ इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? आप सबने देखा होगा नेजल पैसेज के अंदर, देखो जो हम लोग चिपचिपा सा येलो कलर का सब्सटेंस जो कभी नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कफ भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूकस। अब ये दोनों प्रेजेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो जब हम लोग एयर को बाहर से लेते हैं तो बहुत सारे उस एयर के अंदर अनवांटेड और डर्टी पार्टिकल्स एंटर करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं एंटर अंदर की तरफ, और ये जो फाइन हेयर होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? रोकते हैं, और जो म्यूकस होता है वो उन्हें अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, और जब हम लोग जब उसे क्या करते हैं? थूक देते हैं, स्पिट कर देते हैं बाहर की तरफ, और हमारा जो इस तरीके से साफ एयर है वो कहाँ पहुंच जाता है? हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। क्लियर? अब नेजल पैसेज के बाद से आप देख रहे होंगे कि ये नेजल पैसेज के नीचे ये एक शेडेड पार्ट बना रखा है जिसे हम कहते हैं बोनी पैलेट, जिसे हम कहते हैं बोनी पैलेट। ये जो बोनी पैलेट है ना, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? बक्कल कैविटी और जो नेजल पैसेज है इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों है? इसका इंपॉर्टेंट क्यों है प्रेजेंट होना? क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो माउथ है वो फुल ऑफ फूड हो जाता है। अब फूड की वजह से हमारा जो माउथ है वो कंप्लीटली फिल है, और हमें उस टाइम पे भी जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो चलता रहता है। तो ये जो बोनी पैलेट ने अलग किया हुआ है, यहाँ पे बक्कल कैविटी के अंदर तो मुंह में खाना भरा पड़ा है, और जो एयर का एक्सचेंज है वो इजीली नेजल पैसेज की वजह से के थ्रू हो जाता है। ठीक है? तो ये बोनी पैलेट इन दोनों को सेपरेट करने में बहुत ही यूजफुल है। ओके, जब हम नेजल पैसेज से आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा जो थ्रोट का पार्ट है, इस थ्रोट का पार्ट है, यहाँ पे बक्कल कैविटी और हमारा जो ये नीचे का विंड पाइप जो कि नेक से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब मान लो आप इतने पार्ट में, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेरेक्स। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फेरेक्स, जो कि कहाँ पे होता है? बक्कल कैविटी और विंड पाइप के बीच में होता है। और नॉस्ट्रिल से जब नेजल पैसेज के पास एयर जाता है तो वो कहाँ जाता है? फिर फेरेक्स में जाता है, और फिर फेरेक्स से कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे विंड पाइप में। ये जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड विंड पाइप। क्लियर? और विंड पाइप कहाँ मूव करता है? ये जो हमारा नेक है उससे नीचे नीचे मूव करता है। अच्छा, ये जो विंड पाइप की स्टार्टिंग वाला जो एंड है ना, ये स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये आप देख रहे होगे, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, या इसे हम लोग कहते हैं लिरिक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिरिक्स। ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंड पाइप या ट्रैकिया। स्टार्टिंग
पॉइंट ऑफ विंड पाइप। क्लियर? यहां से हमारा विंड पाइप स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से। और अब ये जो स्टार्ट हुआ है वॉइस बॉक्स कहां से, अब नीचे की तरफ क्या है, विंड पाइप स्टार्ट हो गया है। अब विंड पाइप में ये जो जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, इस ट्रैकिया में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ऐसा ही होगा। अब ये जो है, अगर देखो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग सांस को कुछ देर के लिए रोकते हैं, जैसे हमने सांस बाहर निकाल दी और उसके बाद से हम रोक लेते हैं। अब इस केस में जो हमारा विंड पाइप है उसे तो कोलैप्स कर देना चाहिए, और कोलैप्स कर जाएगा तो हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, है ना। इस केस में तो क्या होता है कि ट्रैकिया में जो है ना सॉफ्ट बोनी मसल्स होते हैं, सॉफ्ट बोनी मसल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज। तो उन कार्टिलेजेस के रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के अंदर, जो कि क्या काम करती है, वो सपोर्ट करती हैं ट्रैकिया को। क्या करती है, सपोर्ट करती है। सपोर्ट किसको करती है, तो ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं कोलैप्स होने से, ठीक है, कोलैप्स होने से, जब उसके अंदर एयर नहीं है उस टाइम पे। क्लियर? अब इसीलिए अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे अगर विंड पाइप में एयर नहीं है तो हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, या फिर अगर क्वेश्चन बनता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस अगर हमारे ट्रैकिया में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो सिंपल आंसर है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब हमारे विंड पाइप में एयर प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा जो विंड पाइप है यानी ट्रैकिया है वो क्या करता है, वो कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है। ओके, ये जो ट्रैकिया होता है ये एक तरह का एयर ट्यूब ही है। ओके, अब ये एयर ट्यूब यानी ये जो ट्रैकिया है वो फर्दर लंग्स के अंदर, दो लंग्स हैं तो दो लंग्स में जाके ये डिवाइड हो जाता है। इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो था लेरिक्स, अब जो एंडिंग पॉइंट है इसका वो क्या है, जो लंग्स के अंदर जा रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं उसे, हम ब्रोंकस कहते हैं। क्लियर? ओके, ये ब्रोंकस जो होता है ये तो हो गया सिंगल फॉर्म, लेकिन अगर हम ह्यूमन में बोले तो हम प्लूरल वर्ड में बोले तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। यानी अगर हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्रोंकाई होते हैं तो इसका मतलब ये है कि दो लंग्स हैं, और ये जो दो लंग्स हैं हर एक लंग्स में ब्रोंकस है, ठीक है, और जब इन दोनों ब्रोंकस को मिला देते तो उसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई। क्लियर? ओके, ये जो ब्रोंकस है ये फर्दर आप आगे दोनों ही आप लंग्स में देख सकते हैं। फर्दर आगे आप देख रहे हैं कि ये आगे और भी छोटे छोटे एयर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे और एयर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइलो, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाइलो। अब ये जो ब्रोंकाइलो है उसका आप देख रहे हैं कि ये एंड में ये कुछ एयर सैक बने हुए हैं, एयर सैक, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलो। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलो। अब देखो ये पूरा का पूरा जो नाम हम बताते हुए चले, इसमें हमारा एयर इन जब हमने किया तो क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ट्रेवल करते हुए, अब देखो कहां तक इसके एंडिंग पॉइंट पे कहां तक पहुंची है, तो पहुंची है एल्वियोलो में। एल्वियोलो जो होते हैं ना हमारे लंग्स के अंदर, वो मिलियंस ऑफ एल्वियोलो प्रेजेंट होते हैं, और यही मेन पार्ट है हमारा यहाँ पे जो मेन काम है यहीं पे होता है रेस्पिरेशन का। वो क्या मेन काम, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो कहाँ होता है, एल्वियोलो में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। क्यों होता है, अगर इस चीज को हम समझे कि क्यों होता है तो ये देखिए, एल्वियोलो ना घिरा होता है, सराउंडेड बाय होता है कैपिलरीज से। किससे होता है, कैपिलरीज से। कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत सारी वेसल्स जो कि अपने अंदर ब्लड कैरी करती है, जो कि हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है ना। और ब्लड के अंदर क्या होते हैं, रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स कौन से होते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लियर? अब क्या होता है कि एल्वियोली क्या है, वहां पे ऑक्सीजन
जो पहुंच चुका है वहां से कौन लेता है, कैपिलरीज अपने साथ लेते हैं और अपने साथ ले जाके ब्लड के थ्रू जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है वहां पे पहुंचा देता है डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर है। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कैपिलरीज एल्वियोली के पास से लाके और इसको फिर से बाहर लेके नॉस्ट्रल से निकाल देता है ना। अब देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जो मिलियंस ऑफ एल्वियोली है वो क्यों प्रेजेंट होती है हमारे अंदर। एल्वियोली इसलिए इतनी सारी प्रेजेंट होती है ना कि अगर मान लो ये जो एल्वियोली छोटी छोटी प्रेजेंट हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बाहर की तरफ जो बॉडी के अंदर पैदा हुए कार्बन डाइऑक्साइड वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग रिलीज कर सकते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक है। अब ये सारे जो हमारे ब्रोंकस प्रेजेंट था, एल्वियोली प्रेजेंट था, ये कहाँ पे प्रेजेंट था, लंग्स के अंदर प्रेजेंट था। लंग्स कहाँ होता है, तो लंग्स होता है चेस्ट कैविटी के अंदर। चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स होता है। कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर, जिसे हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। अब ये जो लंग्स है ना वो कवर्ड होता है दो सेल मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा। अब इसके ऊपर, लंग्स के ऊपर है सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लूरा कहा जाता है, और प्लूरा के ऊपर क्या होते हैं, बोनी केज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिब केज। क्लियर। इसीलिए जब अभी हमने जो ब्रीदिंग प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने देखा भी था, है ना, रिब केज। अच्छा, ये जो रिब केज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मसल्स के थ्रू। तो ब्रीदिंग का पक्का से आप लोग समझ लें, उसके बाद आपके लिए ये इजी हो जाएगा रेस्पिरेशन समझना। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो चेस्ट कैविटी है उसको किसने अलग किया हुआ है, डायफ्राम ने किया है। जिसे अभी हमने बात किया वो एक मसल्स की शीट होती है जो कि एब्डोमिनल यानी नीचे के पार्ट को और हमारे जो ऊपर रेस्पिरेटरी पार्ट को है उसको अलग करती है। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए अब हम समझते हैं इसको। हमने जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, सांस को जब हम लोग अंदर लेते हैं तो क्या होता है उस केस में कि हमारे अंदर जैसे ही सांस गई, हमारा जो डायफ्राम था वो क्या हो गया, एयर इन के टाइम पे बात कर रहे हैं। ठीक है। डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके साथ साथ ही जो रिब्स में मसल्स थे वो भी क्या हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। दोनों ही क्या हुए थे, डायफ्राम और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, और जिसकी वजह से जो हमारा चेस्ट कैविटी था, जो हमारा रिब केज था वो क्या हो गया था, अपवर्ड आ गया, तो ऊपर की तरफ आ गया था और आउटवर्ड आ गया था। आप सांस खुद लेके देखिए, आपको फील होगा यहाँ पे जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो नीचे की तरफ चली गई है, डाउनवर्ड गई है, और साथ ही साथ जो ये हमारी रिब केज है वो क्या आ गई है, बाहर की तरफ आउटवर्ड आई है, साथ साथ ऊपर उठ गई है। जैसे ही हमारी रिब केज अपवर्ड आई है उसकी वजह से जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो क्या हुई है, एक्सपेंड हो गई है। यानी एक्सपेंड हो गई तो उसमें ज्यादा वॉल्यूम भर गया, ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब वॉल्यूम जब ज्यादा इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो अंदर एयर था, अंदर एयर थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट ही होता है, वो क्या होता है, अंदर जो एयर था उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यानी प्रेशर कम हुआ, एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड होने पे हम बोलते हैं ना भाई कि ज्यादा जगह मिल गई, तो एयर को फैलने के लिए भी ज्यादा जगह मिल गई, तो उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ा। तो उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ा, जब प्रेशर कम पड़ा तो क्या हुआ, हमने जो ऑक्सीजन अंदर लेना था वो इजीली अंदर की तरफ सक हो गया और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन था नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज के थ्रू होते हुए और फेरेक्स और ये जो हमारे ट्रैचिया है उसके थ्रू होते हुए ब्रोंकस, देन ब्रोंकाइलो और एल्वियोलो के पास ऑक्सीजन पहुंचा था। वहां से कैपिलरीज ने कैरी किया ऑक्सीजन, जो कि ब्लड रिच ऑक्सीजन था हमारा अब कैपिलरीज के अंदर। तो जब हमारे सेल्स के पास वो ब्लड पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में डिफ्यूज मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में, ये बात हमें पता है।
तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा बॉडी सेल्स के अंदर, और जो कंसंट्रेशन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था क्योंकि पहले से रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ पड़ा है उस सेल के पास, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा कैपिलरीज के अंदर, और ऐसे क्या करेगा, जितना ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होते हुए हर सेल के अंदर चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज इनटू हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और सारा का सारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से एल्वियोली में पहुंच जाएगा, और एल्वियोली में पहुंचने के बाद से क्या होगा, जो हमारा एल्वियोली है वो क्या करेगा, वो फिर से पहुंचाएगा ये जो पतली पतली ब्रोंकाइलो है यानी ट्यूब्स हैं उनके पास, फिर जाएगा हमारा ब्रोंकस के पास, फिर विंड पाइप, देन फिर जाएगा फिरिक्स, नेजल पैसेज, और नॉस्ट्रिल के थ्रू निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है। क्लियर है? अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना, तो उस केस में जैसे कि एयर इन क्या था तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब एयर आउट करते टाइम जो हमारे डायफ्राम था वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे ही वो रिलैक्स होंगी, हमारा जो रिब केज है वो क्या कर जाएगा, वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, और डाउनवर्ड मूव करने की वजह से क्या होगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था वो क्या होगा, अब देखो, अब जैसे मैंने ब्रीदिंग में बताया था आपको कि अगर कोई बॉटल ली हमने और नीचे से हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ उसके अंदर का पानी फेंक देगा, यही होगा। उसी तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आया था और चेस्ट कैविटी क्या कर गई थी हमारी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या होगा, यानी जैसे हमने बॉटल दबाया था तो क्या होगा, उसी तरीके से क्या करेगी, वो वापस बाहर की तरफ फेंक देगा, पुश कर देगा उसको कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तुम बाहर जाओ, है ना। ये हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने सब कुछ समझ लिया। अब इसमें 2 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाए, इसके लिए हमारे लंग्स में एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। अब ये समझते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखो, अब आप कितना भी प्रेशर से एक्सहेल करो, फोर्सफुली एक्सहेल करो, आप जब आप एक्सहेल कर दोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, आपके अंदर थोड़ी एयर अभी भी बची है, आपको लंग्स में रियलाइज होगा कि एयर अभी भी बची हुई है। वो जो बची हुई एयर है ना, उसने जितना वॉल्यूम ले रखा है उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करते हैं, जब हम फोर्सफुली, जितना फोर्सफुली हम लोग बाहर निकाल देते हैं एयर को, और उसके बावजूद लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? सेकेंड थिंग क्या है इसमें कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन, इसीलिए वो इजीली घुल के, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिच के ब्लड के साथ घुल के और इजीली एल्वियोली के पास पहुंच जाता है। ठीक है? अच्छा, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को लाइक जरूर करें। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन।